खबर है मैं खुश आमदेद। मेरे साथ आरवीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी नाज़रीन। आज हमें यूके से मारूफ कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने भी ज्वाइन किया। पहले मैं कुछ खबरों का जिक्र कर लूँ, फिर उनकी तरफ चलते हैं। राना शमीम साहब के बयान हल्फी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने वो बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब की मुबैना रिहायशगाह या उन्हीं के किसी दफ्तर में साइन किया है। इसकी क्या अहमियत है कानूनी तौर पर या इखलाकी तौर पर? इखलाक तो वैसे ही है। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद में है और फिर डील की बातें हो रही थी और आज फिर डील टाइम फिश हो गई। तो फिर एक दिन डील होती है, दूसरे दिन फारग हो जाती है। इसके साथ हुकूमत मिनी बजट पास करा लेगी या नहीं, मगर कहा जा रहा है कि शायद करवा ही लेगी। और बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी भी है, उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बैरिस्टर साहब। तो मैं ये यानी कि पहले तो ये खबरें आ रही थी कि जी फौरी तौर पर शायद मियाँ साहब की वापसी हो सकती है अगर उनकी अपील रिजेक्ट हो जाए। अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, तो क्या कानूनी ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं? क्या वो अभी साल डेढ़ साल वहाँ मजीद रह सकते हैं बैरिस्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। उसमें उनकी अपील अभी फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, जो कल तक की इत्तलात है उसके मुताबिक। तो जहाँ तक सुनने में आया कि उनकी जनवरी में हेयरिंग थी जो अब पोस्टपोन हो गई है। और नॉर्मली जब वो पोस्टपोन होती है तो 1 या 1.5 माह के लिए पोस्टपोन होती है। मीन्स कि उनकी फरवरी या मार्च में हेयरिंग दोबारा कंडक्ट होगी। इससे पहले जो अपील बंडल्स वगैरह जमा होने थे वो हो चुके होते हैं। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है कि उन्होंने अपने एविडेंस भी जमा करवा दी है सारी कोर्ट में। अब जज उस पर फैसला करेगा कि आया कि उनकी एविडेंस इतनी क्रेडिबल है कि जिसकी बेस पे उनको यहाँ पे वीजा दिया जाए उनकी मेडिकल ग्राउंड्स की बेस पे, जो कि पहले रिजेक्ट हो चुका था। इसी वजह से ये अपील अब पेंडिंग है। अगर जज को इनके वकला कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि अपील जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस किस्म की है कि ये पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते और पाकिस्तान में सेहत की उनको वो सहूलियात मुहैया या मैसर नहीं होंगी जो यहाँ पे मैसर होंगी, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड होता है। तो ऐसी सूरत में अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो अपील अलाउ हो जाएगी और इनको वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे, जो 2.5 साल का वीज़ा होगा। अगर अपील अलाउ नहीं होती तो फिर ऐसी सूरत में इनके पास ऑप्शन होगा कि उसका अपर ट्रिब्यूनल में ये उसकी अपील कर सकते हैं दोबारा उस फैसले के खिलाफ। उसके बाद राशिद साहब एक रहनुमाई फरमाइए। अमूमन आप वहाँ प्रैक्टिस करते रहे हैं, अमूमन जो हालात हैं कि ये 2 साल से वहाँ हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए, तो अगर ये अपील उनकी रिजेक्ट हो जाती है, अगर रिजेक्ट हो तो यकीनन कोर्ट फैसला करेंगी, तो फिर फर्दर अपील में जाए, फिर भी अपील में कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट अपील में? देखिए उसमें केस शुरू होने से लेकर आखिर तक 1 से 1.5 साल का अरसा लग जाता है। अभी जैसे इनकी अपील हेयरिंग आई हुई थी, अब वो पोस्टपोन हो गई, अर्जन हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें बेसिकली 2 से 3 अपील राइट्स होते हैं जो इन्हें एग्जॉस्ट करने होते हैं। अगर वो एग्जॉस्ट करने की हद तक देखें तो 1 से 1.5 साल का अरसा फिर भी लग जाएगा इनको वहाँ से डिपोर्ट करते हुए या ऐसा नोटिस ऑफ रिमूवल इनको सर्व करते हुए। क्योंकि उसमें होता ही है कि जब आपकी अपील रिफ्यूज हो जाती है तो होम ऑफिस उसमें आप पे नोटिस सर्व करता है कि आप इस मुल्क को 28 डेज में छोड़ दें। तो ये बेसिकली सिचुएशन होती है। साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हमें नाज़रीन अब इरफान हाशिमी साहब ने है जिनकी एक खबर से बड़ी हलचल है हमारे मीडिया में भी। और ये इरफान हाशिमी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर ये बताएं, एक तो आपने कुछ ये कहा है कि आपके पास बड़े सबूत भी हैं जो आप वक्त आने पर देंगे, जो आपने स्टोरी दी है। तो एक तो मुख्तसरन बता दें कि वहाँ कौन कौन मौजूद था जब ये एफिडेविट लिखा गया और वहाँ मंजर क्या था आपकी खबर के मुताबिक? जनाब इरफान हाशिमी साहब। काई साहब अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, बरतानिया में काई साहब आप बगैर किसी सबूत के कोई खबर नहीं कर सकते। आपको उसके लीगल एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। अगर आप साबित ना कर पाए सोर्सेज की सिक्योरिटी का मामला, कि आपका सोर्स जो है वो सिक्योर रखना है, जो एविडेंस हमारे पास है उसमें बड़ा वाजे ये पता चलता है कि जहां पर ये काम हुआ, नोटराइज हुए, और कदरी साहब खुद कहते हैं कि इन लोगों के तासुर से जो रिएक्शन था एक अब उनमें डिटेल्स कौन सी हैं आप खुद इसमें, क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो एविडेंस के अंदर मौजूद नहीं है। बट हम सब जानते हैं कि एवन फील्ड जो मार्बल आर्च है वहां पे कौन लोग मौजूद होते हैं, और इस किस्म का काम अगर हो रहा था तो उस जगह पर कौन कौन से लोग मौजूद हो सकते हैं। यानी बहुत ही क्लोज लोग मौजूद होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि पार्टी वर्कर्स को आप बुला लेंगे या फिर उन लोगों को बुलाएंगे जिनका ताल्लुक नहीं है।
तो आई थिंक कि हमें उस रूट पर, उस सतह पर देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग थे जो करीब हैं। बट द एविडेंस सजेस्ट, जो हमने रिपोर्ट भी किया, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं आगे चलकर नाम भी जो है उनके रिलीज करूंगा बहुत जल्दी। हम कुछ कंसल्टेशन में हैं बहुत सारे लोगों से, और फिर द सिक्योरिटी ऑफ द एविडेंस और फिर जो सोर्सेज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ रहा है। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि आपने जो खबर दी, पहले वज़ीर इत्तलात भी कर चुके थे, लेकिन आपने दी एविडेंस है, यकीनन यूके में बैठ के तो मुमकिन नहीं है कि किसी के बारे में ऐसे खबर दे दी जाए, आप जिम्मेदार हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उधर सू करेंगे कंसर्न रिपोर्टर को, उसने एविडेंस नहीं दी। नवाज शरीफ तो उस नोटरी पब्लिक को कभी मिले नहीं, इस बात में कितनी हकीकत लगती है आपको? देखिए, जिसे सू करना है सर वो कर सकता है, उसका प्रेरोगेटिव है। यहाँ पे हम तो ये कह नहीं रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो एविडेंसेस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। एविडेंसेस ये कहते हैं कि मार्बल आर्च में जिसका जिक्र किया गया वहां पर मौजूद थे, कहा गया दे वर क्वाइट कूजी, बहुत ही दोस्ताना माहौल था। उसने कहा कि बहुत दोस्ताना माहौल था। अब ये भी साबित करना होगा एविडेंसेस के आने के बाद, जब डिफेंस ये फाइल करेंगे या अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर उन एविडेंसेस का दिफा कैसे कर पाएंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था और ऐसी बात है, लेकिन बड़ी साहब एविडेंसेस कुछ और बता रहे हैं। चार्ल्स गदरी के हवाले से जो एविडेंसेस मौजूद है वो कुछ और कहते हैं। वो बहुत कूजी थे, बहुत दोस्ताना माहौल में बैठे थे, और फिर उन्होंने कहा कि I'll make you the head judge for 15 years, और ताल्लुक का जिक्र किया जा रहा है उस एविडेंस के अंदर। अच्छा इरफान, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, हमारी भी इतलात ऐसे ही हैं, उनके फैमिली मेंबर ने इस बात को कंफर्म किया, वो वहाँ थे। अगर वो आप पर सू करते, अगर वो केस हार जाते हैं, फिर तो उन्हें खासा हर्जाना अदा करना पड़ेगा आपको कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जो एविडेंस के साथ खबर दे रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो ये कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, सू कर सकते हैं? बड़ी साहब, कोई भी किसी के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। यहाँ पे तो बड़ी आसानी से लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जब जाएंगे और एविडेंसेस आ गए तो फिर कितनी ज्यादा सुक्की होगी, हर्जाना होगा, माफी होगी, क्या क्या कुछ होगा। ये भी खास ख्याल रखना चाहिए लोगों को कि मेरे बैंक बैलेंस में कोई बड़ी लंबी चौड़ी रकमें नहीं होंगी सर, बहुत ही बेसिक खर्चा जो होता है। लेकिन जिनके बैंक बैलेंसेस भरे हुए हैं, इसका भी अदालत ख्याल रखती है डेफेमेशन के केसेस में कि पार्टी जिसने केस किया है उसकी मार्केट वैल्यू जो वर्थ है वो क्या है, और जिसके खिलाफ हो रहा है उसकी वर्थ क्या है, ये भी बहुत ख्याल रखा जाएगा। सही कहा आपने। मैं राशिद साहब से अरफान राशिद, आपको पता है वो तो जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस केस को सामने रखते, एक जो वीज़े का केस है और जो अगर इनका केस है, ये क्या इसकी लीगैलिटी है? अगर ये बताया जाए कि ये जो बयान हल्फी है राना शमीम साहब का, ये नवाज शरीफ के दफ्तर में हुआ है, ये उनकी प्रेजेंस में हुआ है, तो इसकी लीगल इम्पैक्ट क्या है? इसका केस को स्ट्रॉन्ग करता है कि वीक करता है? मैं राशिद साहब आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जो इस किस्म की सर्विसेज देती हैं कि आप घर जाके अपना एफिडेविट साइन करवा सकते हैं। उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लॉयर्स लेते हैं। तो इसमें जो चार्ल्स ट्रास्टन गथरी हैं, उन्होंने अगर वहाँ पे जाके साइन किया तो उसमें कोई, सबसे पहले तो कोई इलीगल बात नहीं है। अब उन पे जिम्मेदारी ये थी कि वो आया देखें कि एक तो उनके पास राना शमीम साहब के पास उनकी कोई ऐसी आईडी मौजूद थी। दूसरा, अगर उनके इर्द गिर्द कोई लोग मौजूद थे तो वो अनड्यू प्रेशर में तो नहीं थे, कोई ऐसा उन पे ज़हनी दबाव तो नहीं था, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि जिसकी वजह से उन्होंने साइन किया, ये उन्हें चेक करना था। अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की हैं तो उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। अगर फ्यूचर में लोग पास में हों या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी लीगैलिटी पे, या इसको चैलेंज इस हवाले से नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा सा और भी अगर फ्यूचर में सॉरी मेरा ये भी सवाल ले लें, ये जो इन्होंने बयान लिया, आपके ख्याल में ये बयान हल्फी क्या नवाज शरीफ अदालत में लेके जाएंगे फॉर सम इज बेनिफिट? क्या वो इससे कोई बेनिफिट ले सकते हैं वीज़ा वाइज या लंदन में रहने के लिए? थोड़ा सा अगर इस पर भी ज़रा लीगली अब हमें समझाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, उनका केस जो मेडिकल ग्राउंड्स पे है, उनका अजाइलम की बेस पे नहीं है। वो अजाइलम पे जाते हैं तो एक नया उसमें वे होता है, एक नया प्रोसीजर होता है जो उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। उनको होम ऑफिस में जाके 2 इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, अपनी पूरी स्टोरी बयान करना पड़ती है, जिस पे मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। इस वजह से ये जो बयान हल्फी है, जो स्टेटमेंट
ओनोथ इन्होंने दी है राना शमीम ने, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर उनके यहाँ के केस पे नहीं पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से जो है कोर्ट्स उनका एक अलग चीज़ है, वो अगर इसकी बेस पे कोई फैसला करना चाहें तो वो एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन यहाँ पे इस बयान हल्फी की बेस पे कोई इशू नहीं हो सकता। बाकी एक और बात मैं आपके दोस्त से सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर कल को कहीं पे ये बयान हल्फी चैलेंज होता है और उसमें राना शमीम इस पे स्टैंड लेते हैं कि ये मैंने अपने साउंड माइंडेड हैसियत में इसको साइन किया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फर्क पड़ेगा या इसकी जो आप कह लें हैसियत, उस पर कोई सवाल उठ सकता है अगर वो इस पे स्टैंड करते हैं। अच्छा नहीं, राशिद साहब में सबमिशन है, यूके में तो यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक तासर है, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने एक साजिश करके मुबैना तौर पर उन्हें लंदन बनाया। तो इधर की अदालत में तो फिर वो जो पाकिस्तान की अदालत को नवाज शरीफ साहब या राना शमीम साहब बदनाम करना चाह रहे थे, टारगेट करना चाह रहे थे, इधर की अदालतों में तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर इरफान तो उनको ले बैठा, अगर इधर की अदालतों में ये कन्फर्म हो जाता है, उधर की अदालतों का नहीं। नवाज शरीफ की मौजूदगी में राना शमीम साहब ने वो एफिडेविट किया और उसका मकसद 3 साल पुराने चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाना था। तो पाकिस्तान की अदालतों में तो फिर मेरा ख्याल है मियाँ साहब का केस और गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से मैं इस हवाले से राय इस वजह से नहीं दे सकता कि मैं यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूके में बहुत अरसे से, बहुत ज़्यादा अरसे से। तो पाकिस्तान की अगर अदालतें इस हवाले से देखती हैं कि लोग थे या जिनके हक में एफिडेविट दिया गया वो पास में मौजूद थे, तो ये एक अलग एक चीज़ हो सकती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। इरफान, आपका भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भट्टी साहब, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और वापस जब अब आएंगे तो भट्टी साहब आपसे और पूछेंगे कि यहाँ लीगल मॉरल तो कोई मसला रह ही नहीं गया वतन अजीज़ में, लेकिन लीगैलिटी हम देखेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कल तक तो पता चलता था कि अगले त्यारे से उड़ेंगे तो यहाँ आके तो सीधा मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर हाउस हमने जाना है। वो भी आज पता चला, इवन अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी हम देख रहे हैं, वो भी टाइम फिश हो गया। और इसका कोई कानूनी असर हो ना हो, लेकिन जो अभी आप बात ब्रेक में कर रहे थे उसकी लीगल इम्प्लीकेशन, जो आपकी लीगल माहिरीन से बात हुई है, वो क्या कहते हैं? नहीं नकाई साहब, नवाज शरीफ इस वक्त गुनगुना रहे होंगे, दिल के अरमास वो में रह गए, हम डील का तासुर दे के भी तनहा रह गए। एक तो जैसे ही वापस आएंगे, पाकिस्तान का आइन और कानून जो कहता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर नहीं जेल जाएंगे, जेल, चाहे वो डयाला हो, चाहे कोट लखपत हो, जो हुकूमत वक्त चाहे। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट से नाहल है, इस पे राजा आमिर अब्बास ने कहा है कि इसके लिए उनकी सजा सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म कर सकती, आइन में अमेंडमेंट कराना होगी 2/3 मेजोरिटी से। नवाज शरीफ का जितना नुकसान हुआ है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरी एक रिटायर्ड जज साहब से बात हुई और 3-4 आईनी मैनेजर से, मैं कहा जी राना शमीम ने उधर ये बयान दिया लंदन में, तो आपको हुकूमत कह रही थी कि हमारी भी इतला थी कि नवाज शरीफ ने कराया। उन्होंने कहा अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के कहने पर या उनकी शीर बात पर नाम दिया, तो इस केस में अदालत को बदनाम करने, सुप्रीम कोर्ट के साबिक ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार की को डैमेज करने में नवाज शरीफ को रिलीफ मिल ही नहीं सकता। उनका इतना का केस कमज़ोर हो जाएगा कि जिस प्ली पे ये जमानत या केस बरी होने के लिए आ रहे हैं, वो तो एक साजिश है, वो साजिश बेनकाब हो गई है। साजिशी करने वालों को अदालतें रिलीफ नहीं देती, अदालतों ने काइंड देखना होता। जब आप एविडेंस कोई भी आप देते हैं ना, अदालतें देखती हैं ये प्रेशर में तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, झूठी गवाही तो नहीं दे रहा, उनका चेक करना उनका काम है। इस फैसले के बाद के राना शमीम ने नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के मौजूदगी में दिया, ये साजिश अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को, खुसूसन नवाज शरीफ को इधर अदालतों से रिलीफ मिलता हो, बज़ाहिर बादियुल नज़र में नज़र नहीं आता, ताहम अदालतें आज़ाद है, वो जो चाहे। मलिक साहब, खबर तो ये है जो मैं कि कोई किसी उनकी अस्करी ज़राए से ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई गलबात हुई है, और अभी वो 1.5 साल वहाँ रह भी सकते हैं। ये खबर भी दुरुस्त नहीं थी कि फौरी तौर पर उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। अभी वकला ने कह दिया 1.5 साल वो रहेंगे। वाई आल दिस हुल्ला बहलू, इस शोर का, इस डील का तसुर देने का क्या? और आज तो लोग फिर बददिल हो गए होंगे जो भी रैक एंड फाइल हैं नून लीग के जो वर्कर्स वगैरह हैं। देखिए कई साहब, हमारा जो ट्रेडिशन रही है, हिस्ट्री रही है हमारे इलेक्शंस की और जो अवामी जमातों की, वो
उसमें सारी इस समाज में सारे नंगे हैं, वो नाम किसका लूँ, सब ने अपनी जमातों में ये हमेशा तासर दिया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात चल रही है, फ़ख्र से बताते हैं, ये सारे फ़ख्र से करते हैं। इसमें मैं उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। आज मोहतरमा की शादी का दिन है, मैं खुद मेरे पास खुद सबूत है, मैं जानता हूँ इस हवाले से कि वो बड़े फ़ख्र से बताती थी कि फ़लाँ मेरे वाक़िफ़ है। ये नवाज शरीफ हों, ये बेनज़ीर हों, ये इवन कोई भी हो, तो ये हमारी एक ट्रेडिशन है। ये एक पॉलिटिकल एक जैली सामना एक वार्म अप करते हैं लोगों के विनिंग माइंड कि हम आने वाले हैं, हमारे साथ आपने हमारी डील होगी। देखिए हम 3.5 साल से अब देख रहे हैं नवाज शरीफ पावर से बाहर है। मुझे कोई महीना बता दें जिस दिन ये बहस ना हो, ये डील होगी या नहीं हो रही है, डील होगी या नहीं हो रही है, ये कंसिस्टेंट है और अगले 1.5 साल भी यही जारी रहेगा। आज जो हमने इंटरव्यू किया से 2 चीज़ें बिल्कुल मेरे लिए तो क्लियर हो गई जो मैंने समझा। एक तो वो जो कन्फ्यूजन था कि नवाज शरीफ पे क्योंकि वहाँ पे वो डिपोर्ट होने लगा है तो वो प्रेशर से वापस आ रहा है, वो तो लीगली हमें थोड़ी सी जो बाकी तो अदालतें फैसला करेंगी, फैसला ये हुआ है कि 1-2 साल तो नवाज शरीफ को वहाँ जाने की कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ जो वो हमारे प्रोग्राम से क्लियर हुई है कि राना शमीम का जो बयान हल्फी है उसका लंदन, इंग्लैंड, वहाँ के कानून, नवाज शरीफ के वहाँ स्टे से कोई ताल्लुक नहीं, वो गेम पाकिस्तान के लिए। ये 2 चीज़ें मैं समझता हूँ बड़ी क्लैरिटी ज़रूरी थी जो इस वक्त डिस्कशन जारी है। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब का ये कहना है कि यहाँ पे इनके लिए बड़ा डैमेजिंग होगा अदालतों में अगर ये आता कि ये मोटिवेटेड था और इसको जो है एक ख़ास अंदाज में एक प्रोपेगेंडा के तौर पर एक इस्तेमाल किया है जा रहा है, क्योंकि अभी तो एविडेंस भी भट्टी साहब उन्होंने देना है। इसमें आपको दूसरा एविडेंस भट्टी साहब ने जो बात की इनका एक अपना एंगल है, एक एंगल मैंने भी सुना है, वो दूसरा एंगल ये है कि उसमें एहसन बोन और कुछ अपना मकसूद अमान सब खासे सीनियर जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो नुक्ता नज़र दिया जो नून को दिया और उसमें नवाज शरीफ शामिल है जो उन्होंने बाय किया, उनका आर्गूमेंट ये है कि आपको जो केस हुआ है जिसमें नाअहली आपकी हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नाअहली थी वो 5 साल के लिए थे, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से नाअहली तो होगी आपकी, अगर 2017 से जब हुई है तो 5 साल पूरे क्योंकि तो 22 में वैसे पूरी हो जाती कोर्ट को कहते हैं मैं थोड़ा सा इस तासुर को गोल दिया जरा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था जब तक आप यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़े हैं आपको ये सजा है। नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया, उसे अब सिंध हाई कोर्ट बार जाती है, ये उनका राइट है, ये जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैंने अर्ज किया सिंध हाई कोर्ट बार जा रही है, सुना है। उसके बाद उधर नवाज शरीफ की नाअहली 62-63 बी के तहत हुई है, वो फॉर एवर नाअहल होता है, उसके लिए आपको आइन में अमेंडमेंट करना होगी 2/3 मेजोरिटी से। अब ये आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वगैरह को क्या मिला पाए, इसमें 2 मिले। एक तो अभी वकील साहब ने बात वाज़ेह साफ क्लियर कर दी, पहले उनका केस जनवरी में लगना था, इसका मतलब है वो फिजा बना रहे थे, लोगों को फ्रेम कर रहे थे मैं आ रहा हूँ। नंबर 1 बात काजी साहब, वो 4 वीक के लिए गए, उनको रोका किसने? वो कब नहीं आ सकते थे मुझे बताएं? पासपोर्ट खत्म हुआ, वो तो खुद ही नहीं आ रहे थे। खदशा था कि उधर से डिपोर्ट हो गए, रसवाई होगी, शर्मिंदगी होगी, इंटरनेशनल मीडिया लिखेगा। अब ये आने की साजिश किसने की? मरियम नवाज ग्रुप ने। अब क्यों साजिश की? नवाज शरीफ से कोई डील ना कर रहा था, ना कर रहा है, ना किसी का राब्ता है जो डील करते हैं। शहबाज शरीफ खासे करीब हो रहे थे, शहबाज शरीफ को डैमेज करने के लिए नवाज शरीफ के आने की हवा बांधी गई कि क्योंकि शहबाज शरीफ की जो राय है मफाहमत की पॉलिटी मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, और वो कह रहे हैं अगर नवाज शरीफ के पीछे लगे रहे तो हमारा सियासी कैरियर ही खत्म है। एक तीर में 2 शिकार किए, एक उसने आना नहीं था, खदशा था जनवरी में होता तो खबरें तो आनी थी। दूसरी, शहबाज शरीफ की जो भी मामला तय हो रहे थे उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, और इसकी अनकरीब इस घर को आग लग गई, घर ही के चिराग से, और सुन ले अनकरीब नून लीग के कुछ लोग इस पे फटेंगे। वो शहबाज शरीफ से मशावरत पहले करेंगे कि जनाब ये साजिश, जब उसने आना ही नहीं है, उनपे तो पाबंदी थी नहीं, वो तो अगले दिन आ सकते थे जब 2 साल पहले गए थे। पाबंदी तो हुकूमत ने नहीं लगाई, पासपोर्ट खत्म हो गया। शेख रशीद ने यहाँ तक ऑफर की है कि 1 दिन का डॉक्यूमेंट दूंगा, टिकट भी अपने पास से दूंगा, आने में रुकावट क्या है पहले ये बताएं। अच्छा जी, धमाके का हम इंतजार करेंगे। एहसन इकबाल साहब कब सुना दें? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी उनके मुआलजीन की इजाजत से मशरूत है।
हाँ जी, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? वही पुरानी जो मैंने बात की है, हमारे अब थोड़ी सी चेंज है। ये 10-15 साल पहले इसमें अमेरिका भी शामिल था। पहले सारे सियासतदान ये बताने की कोशिश करते थे फलाना सेक्रेटरी मेरा वाकिफ़ है, फलाना प्रेसिडेंट का मुझे फ़ोन आ गया, और हमारे साथ वो जो बड़ी मशहूर ज़माना किताब भी लिखी गई, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। तो मेरा ख्याल है ये अभी तक उसी माजी में रह रहे हैं। ये जो अपने हमारे स्पीकर साहब का बयान था, बिल्कुल वो आपने वो एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना कि भी नहीं, हाँ मैं हमारे साथ ताकत हमारे साथ है। मगर दूसरी जो पहले मैं थोड़ी सी बात कर रहा था, इनके जो बुकला हैं, जो नवाज शरीफ की साइड है, एक तो भट्टी साहब आपको एक साइड दे रहे हैं ना कि उसमें नवाज शरीफ के लिए नेगेटिव है, मगर वो एक पॉजिटिव एंगल से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जब 3 जजेस के ये चीज़ें हम एविडेंस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, नंबर 1 इसमें राना शमीम आ गया, बयान अल्फी आ गया, अब वो कनेक्शन भी बन गया लंदन में क्यों है। दूसरा अरशद मलिक की वीडियोस है कि मैंने ये फैसला दबाव पे किया है, और जस्टिस अरशद मलिक की वीडियो को तो ऑन ही नहीं किया। वो करे ना करे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई डिफेंड तो नहीं ना कर रहा, मैं तो उनका प्लान आपको बता रहा हूँ। इसमें जस्टिस सदीकी में उनका भी कहना था इदारों का हम पे दबाव होता है, जब इस्लामाबाद के वो जज थे, तो वो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन है। बहरहाल उनके वकुला ये सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं कि ये जो फैसले हुए हैं ये दबाव पे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे लेके जा रहे हैं, रीएड्रेस करें आप नवाज शरीफ साहब के बिहाफ। तो फिर वो अरशद मलिक की वीडियो तो उन्होंने प्लेस ही नहीं की एज एविडेंस, फिर ऑन करेगा ना कोई, फिर उसके बाद उसका फोरेंसिक होएगा तो बंदे अंदर भी होंगे। ये 2 नंबर किने बनाई है? दिन में ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है। मैं आंखें बंद कर लूंगा बड़ी साहब, ना नोमन तेलों ना नंबर 1 मरियम, आप याद सादक साहब ने कहा धमाका होगा, पता नहीं ये एटमी धमाका करने लगे, मुझे तो पता ही नहीं कि ये करने क्या। ये वो गुलाम मोहम्मद मौजूद साहब के एटम मामला धमाका है। एहसन इकबाल साहब ने फरमाया उनका मौलज जब कहेगा, असल बात है जब तुम्हारी सजा खत्म होगी, मौलज उनका कोई डॉक्टर वहां नहीं है, जुर्म यहाँ किया, सजा यहाँ की, तकलीफ ही नहीं यहाँ थी, प्लेटलेट्स वहां तो जाकर तंदुरुस्त हुए हैं। मरियम नवाज साहबा कहती है कोलो फेल के तजादात बताता हूँ। मरियम साहब कहती हैं वो इलाज के लिए गए थे, फौरी तौर पर आ जाएंगे, फिर कहते हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, उनकी जान की गारंटी दो, फिर कहते हैं हमें पाकिस्तान के निज़ाम में अदल पर एतबार नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिलता इसलिए नहीं आते। अब वो कह रहे हैं फिर आ रहे हैं। मुझे बताए कि इन्हें रोका किसने आने से? मुझे सिर्फ मेरा एक सादा सवाल है, अवाम को गुमराह नहीं हम करते, जब भी आना चाहे वो आ सकते। और दूसरा, कोर्ट में प्ली कैसे लेंगे? पहले तो नवाज शरीफ खुद आएंगे, सरेंडर करेंगे, इश्तिहारी के बारे में जो कानून कहता है मुझे नहीं पता, फैसले करती हैं, सरेंडर करेंगे, एयरपोर्ट से सीधा जेल जाएंगे, फिर अपील करना उनका हक है, लेकिन अपील वो नैब पे कर सकते हैं, नैब वाली सजा पे। नाअहली सुप्रीम कोर्ट से हुई है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन में अमेंडमेंट कर देती है या सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बैठ के 17 जजों का कोई फैसला कर देता अलग है, लेकिन उसके लिए जो ये प्ली मांग रहे हैं अरशद मलिक के ठीक थी तो मरियम नवाज लगा देती उसकी वीडियो साथ कि मुझे दबाव के तहत दिया गया, क्यों नहीं लगाई? उसको उन्होंने बताया ना, राना शमीम की भी एफिडेविट लगा दें। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में उन्होंने कहा देखे अदालत प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक से इंप्रेस होकर फैसले नहीं करती, वो एविडेंस एविडेंस प्लेस करना पड़ता है, तो ये दे दें उन्हें। साद रफीक साहब भी इसी हवाले से कुछ कह रहे हैं। आपने किया क्या पाकिस्तान के साथ? नवाज शरीफ के बुक में इस रियासत की चूल्हे हिला दी इन लोगों ने। उनका एक आर्गूमेंट है, ठीक है, अगर आप एविडेंशियली चाह रहे हैं तो किसी आप न्यूट्रल बंदे के पास। अच्छा जी, अब नवाज शरीफ एक तरफ ये कहते हैं ना इमरान और नवाज शरीफ से राब्ते में है, वो किसको कह रहे हैं? आपने किया क्या? जरा तुराब साहब जरा सुनाइएगा, जरा मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, आप बड़े गहरे गहरे चलते हैं, सुनाइएगा जी जरा तुराब साहब, ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं? आपने किया क्या पाकिस्तान के साथ? नवाज शरीफ के बुक में इस रियासत की चूल्हे हिला दी इन लोगों ने। अच्छा जी, अब ये किसको कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ डील हो रही, बकौल इनके, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं नहीं हो रही, मेरा तो डे फर्स्ट निकाल लें। अब ये किसको कह रहे हैं कि आपने किया क्या नवाज शरीफ के साथ बुग़्ज़ में चुगला? किसको कह रहे हैं? रियासत की चूल्हें हिला दी, मतलब है कि मैं आज एक देख रहा था कि अगर इनके सारे साल कंबाइन करें, शहबाज शरीफ साहब के और इनके भी, तो कुछ 35 साल शरीफ फैमिली की यहाँ पे हुकूमत बनती है। अगर पंजाब के भी हम इनकी टर्म्स डाल लें,
तो 70 साल वतन अजीज को मार से वजूद में आए हुए हैं। मलक साहब चूल्हे किसने जलाई हैं? मलक साहब आपकी भी राय है, आपको पता है मैं हमेशा आप कहते हैं कि नवाज वो तो कह रहे हैं आपने किया कि वो एस्टैब्लिशमेंट को फिर मैं तो ख्वाजा साहब के साथ हूँ। एक तो वो सीधी बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ किया, एक तो ये इसका पहला मैसेज जो मुझे समझ आया। दूसरा जो इसका एक साइंटिफिक तरीका ये कि आप किसी न्यूट्रल बंदे के पास चले जाएं। 3.5 साल पहले पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी, जो आपकी सियासत थी, आपकी खारजा पॉलिसी से, अफगानिस्तान से जो रिलेशन था, इंडिया से रिलेशन था, आज आप कहाँ खड़े हैं वो सही कह रहे हैं। अगर रियलिटी पे आए नवाज शरीफ को मुझे ब्रेक लेनी है। नवाज शरीफ को शादी पे आया तो क्या थे यार, अगर आप इतने ही दुरुस्त हैं तो फिर गेटों के बाहर कासे लेके ना खड़ा हुआ करें, किसी स्टैंड पर रहें। अगर चूल्हे हिली हैं तो तुसी भी हिलाना है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये तो ठीक है, हम मियां साहब के दुख में बराबर के शरीक हैं और उनके जितने भी हम नवा हैं, मगर सवाल ये है कि अब आसिफ जरदारी साहब क्या करें इस्लामाबाद में, और पीपल्स पार्टी क्या एक नया अल्टरनेटिव बन के जाहिर हो रही है तारीख में? साहब मेरा ख्याल है हम नवाज शरीफ की वापसी के टोपी ड्रामे को ज़्यादा हवा दे रहे हैं। नंबर एक तो उन पर रुकावट है ही नहीं। हुकूमत बार बार ऑफर कर चुकी है कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप आ जाएं। उनका आना भी ड्रामा है, जाना भी ड्रामा था। ठीक, आसिफ अली जरदारी मेरी इतला के मुताबिक उन्हें कोई ऑफर नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि मेरे पास आ रहे हैं, मुल्क की किबला सीधा करो। उन्हें ये ढील थी या डील है मुबैना तौर पर कि जितनी देर इमरान खान की हुकूमत वफाक में रहेगी 2018 के इलेक्शन के, उनकी सिंध में रहेगी। दूसरी तरफ जिस नाम पे वोट मिलता है जुल्फ़िकार अली भट्टो, शहीद बेनज़ीर भट्टो जो 27 दिसंबर को दुनिया से शहीद हो गई, उनकी मुलाकात शहादत से 10 दिन पहले मेरी बड़ी तफसील हुई। वो मैं किसी दिन खौफनाक हक़ाइक़ बताऊंगा, वो इमानत है। मुझे बताए भट्टो के नाम से इनको वोट मिलता है बेनज़ीर के, तो बेनज़ीर की बरसी थी, तो आज रात को दोबारा वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद और पिंडी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। यार बीवी है आपकी, मोहतरमा पीपल्स पार्टी की असल वारस थी, उसके बाद तो लगड़ बगड़ सारा काम चल गया ना। भट्टो की बेटी थी तो वो इस्लामाबाद में थे। बरसी के मौके पर साहब आज मोहतरमा की बरसी है, उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं ना, मैं क्या बात हुई उनसे। मैं आपको इतना कहता हूँ चैलेंज कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो जिंदा होती, उस दिन शहीद ना होती, अल्लाह के काम है, किसी भी कीमत पर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के सदर नहीं बन सकते थे, पाकिस्तान के सदर नहीं बन सकते थे, को चेयरमैन नहीं बन सकते थे। अगर वो कहते हैं तो जिस जगह मुझे उन्होंने मोहतरमा ने जो जो फरमाया उसके चंद ऑफ द रिकॉर्ड के अलावा मैं सारी खुली बातें बता दूंगा। जिस दिन बेनज़ीर भट्टो की शहादत की असल इन्वेस्टिगेशन हो गई तो कौन कौन पर्दा बेपर्दा होगा ये भी तारीख लिखेगी और जियाले उसका गिरेबान पकड़ेगी। वो तो नहीं होनी इन्वेस्टिगेशन, बस वो ना हो तो वो मैं नहीं कुछ कर सकता, उसमें मेरी कोई नहीं है। अच्छा, तो मैं ऐसा मतलब है आसिफ जरदारी साहब भी वही देखे। अभी हमने नवाज शरीफ पे क्या कहा है, हमने जो याद सादक को सुना, सबको क्या बता रहे हैं जी, बस वो जो ताकतवर है हमारे पीछे पीछे हैं, बस ये हाथ मिलने लगा। जरदारी साहब देखें वो वही पॉइंट 4 दिन पहले क्या बयान दिया कि वो मुझसे मशवरा मांग रहे हैं, मैं मौलाना मेरे जेहन में आ रहे हैं। अब उनको भी पता चल गया होगा कि पेशावर मेरे साथ है। अब देखें बल्दियात के इलेक्शन देखें, अब किसी का टारगेट पाकिस्तान की आवाम नहीं है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मौलाना हो, वो अपनी अल्लाह का शुक्र है वोट को इज्जत देने वाली नवाज शरीफ हो, इनका सबका टारगेट पिंडी में कोई जगह है वहां पे। शेख रशीद ने भी कहा एस्टैब्लिशमेंट का हम पर हाथ है आज, और काजी साहब आज शेख रशीद साहब का वो सुनने फिर शॉर्ट सुनाएं यार, वो बड़ा दिलचस्प है। शेख साहब कुछ बात कहां से कहां चली गई। कोई किसी का सब हाथ नहीं हटा। अदारे 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। कोई अक्लकांदा ये सोच रहा है कि किसी एक शख्स की पॉलिसी होती है, अदारे की पॉलिसी होती है, और अदारों के थिंक टैंक 10-10, 20-20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। देखिए उन्होंने कहा अभी भी हम पर हाथ है। ये 3 पार्टी की बड़ी लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पर दावा करिए ये जमहूरियत अवाम के लिए। मैंने क्या कहा, अवाम के इलेक्शन नहीं होते। और शेख रशीद साहब ने कहा 20 साल पहले, शेख 20 साल पहले तो आप अंदर से शेख साहब
आपको किसने कह दिया 18 में पॉलिसी और थी, 13 में और थी, 12 में और थी? क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? मुशर्रफ ने तो आपको पहले अरेस्ट किया, बाद आपने उसके साथ डील कर दी, उसने आपको जेल से निकाला और वकील बना दिया। और यार क्या ये काजी मलिक साहब, सारी सियासी जमातें, हम आसफ अली जरदारी साहब, ये भी तो मुझे बताए इलेक्शन में अवाम कहाँ है? मैं आपको बताऊं, जो मेरी आपकी अवाम है। देखिए आज मैं जरा कम बोल रहा हूँ मगर चीज़ वही साबित हो रही है। तीनों को भी मैंने साबित किया। शेर रशीद क्या साबित कर रहे हैं कि हम 20 साल के खाते हमारे खुल गए। चारों का एक ही मैसेज है कि ताकतवर हमारे साथ है, अवाम की किसी की परवाह नहीं। आपका वज़ीर आज़म इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कानों से सुना है कि जनरल कियानी और जस्टिस इफ्तिखार की वजह से हम 2013 का इलेक्शन लड़े हैं, तो वो भी उन्होंने इल्जाम लगाए थे। मैंने गलत कही ये बात? तो ये भी पाकिस्तान के इलेक्शन में ये सब की हमने 25 दिसंबर कायदे-ए-आज़म का दिन गुजरा है। एक कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो मेरे लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। 22 करोड़ अवाम मिलके कादी साहब एक कायदे-ए-आज़म नहीं बना सकी। हमें बहैसियत कौम इस शर्मिंदगी का एहसास जरूर होना चाहिए। ये साबित कर दिया अवाम इलेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं। आप मुझे बताएं ना, हम अगर पिग्मीज को सपोर्ट करेंगे इस पलपिट पे बैठकर, यहाँ बैठ के पिग्मीज को दोनों को सपोर्ट करेंगे, उनको लीडर बना के, चले जी एस्टेब्लिशमेंट ने तो बनाया 1977 के मार्शल लॉ में बना दिया, हम भी उन्हीं को अगर टाउट करें, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, ये आपके मसाया हैं, तो फिर काजी साहब इट डजंट मैटर। असल चीज तो है पॉलिटिकल प्रोसेस की। हम लोग तो कमेंट्री कर सकते हैं ना, हमारा क्या असर है जब मैं ये कमेंट्री करूं? नहीं मेरा पॉइंट, अब आप मुझे मेरा पॉइंट थोड़ा सा ले लें। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ की जो पावर गेम है, उस गेम में ये बोने ही आगे जा सकते हैं। यहाँ कोई बंदा असल लीडरशिप के साथ अवाम के साथ जब आएगा, उसका जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला हाल होगा, 2.5 साल चुप करके कालकोठरी में बैठो और दुनिया से जाओ, ये होगा। यही तो मेरी भी तो बात यही है ना कि दुकानदारों को लीडर बना के ना पेश करें, हमने बना मसाइल का हल के तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अदारे हमेशा मुल्क व कौम के लिए होते हैं, कौम की सैलरी से पैसे लेते हैं, उन्हें भी किसी एक जमात की तरफ नहीं झुकना चाहिए। कोई भी डाकखाना हो, पोस्ट ऑफिस, टीचर हो, वो भी गलत कर रहे हैं। उनका आइन के तहत गैर जानिब रहना इतना जरूरी है। जो कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, मैं वो उसकी बता रहा हूं। ये कहता हूं क्या रहा है आपने, क्योंकि अदारों के मुकाबले में आप खुदा के वास्ते आवाम को ना लाओ। अदारे चाहे पोस्ट ऑफिस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रेवेन्यू है, वो कौम के है, मुल्क के है, अवाम के पैसों से चलते हैं। लिहाजा ये ना को ये मेरा अदारा, ये सारे हमारे अदारे हैं, ये पाकिस्तान के अदारे हैं, इनको किसी एक जमात की तरफ झुकाव नहीं करना। बड़ी खूबसूरत बात है। बल्कि अगर पीपल्स पार्टी है कि मेरी फौज है तो नून की भी फौज है, फौज है, आपकी भी फौज है। बंदा कहता है सिर्फ मेरी फौज है, वो गलत कहता है। फौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान फौज का है, मेरी भी उतनी फौज है। मैंने अभी आपको फौजी की फौज है। एक मिनट शॉर्ट सुनवाना है। इनकी वॉच के नीचे कौन सा इदारा बचा है जिसको तहस नहस नहीं किया? LDA, आपकी हाउसिंग सोसाइटियों वाला इदारा, और जिधर गए हो उधर मौत नच रही है, करप्शन दी और गलाजत दी, और तुसी ठीक कर लेंदे। एस्टैब्लिशमेंट वाला असी लड़े, आगो भी लड़ लवांगे, जाओ लग दे दौर से हम लड़ रहे हैं, मगर जो आपकी वॉच के नीचे था उधर आपने हटियां और दुकानें खोल ली। हमें कहते हो हम डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेसी की स्पेलिंग नहीं आते। अब आगे चलते हैं, ताहिर साबिक साहब क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी। नहीं, नो सॉरी। खान के आसपास जो लोग हैं सर्टिफाइड नायल, सर्टिफाइड हाईली क्वालिफाइड नायल, अब मैं उनके नाम मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं ओपनली, सारी तकरीबन आप कह लें 80% लोग जो हैं वो नायल लोग हैं। ताहिर सादिक साहब 2 सीटें निकालते हैं। ताहिर सादिक साहब का अपना जाती वोट, इनके दामाद मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह, हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत। इन्हें PTI की वजह से वोट नहीं मिला। अच्छा, इन्हें PTI की वजह से वोट नहीं मिला, इनकी वजह से PTI को वोट इलेक्टेबल है। इलेक्टेबल है। अगर ये कह रहे हैं कि सर्टिफाइड इनके नाहल है 80%, तो क्या इमरान खान को ये सोचनी चाहिए जो एक अवामी नुमाइंदा है, जिसने आपको 2 सीटें निकाल के दी, आपने नहीं उनको दी, अगर वो आपको नहल कह रहा है, अगर हम जैसा आदमी राय दे देता तो फिर हमारे खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा करते हो? हम यही कहते हैं इमरान खान साहब, आपने 22 साल स्ट्रगल की, इन फ्रॉडियों से बचे, इन 2 नंबरियों से बदले। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन और नहली बुरी, नून लीग की बुरी और PTI के दौर की अच्छी। अब मुझे बताएं, इन्होंने जनूबी पंजाब का बना दिया खुसरो मुख्तियार साहब को। ताहिर सादिक साहब ने बहुत कम बातें की हैं, अभी वो राज अफशा करेंगे क्योंकि उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है।
एक नाहल शख्स को उनके ऊपर बैठा दिया। कादी साहब आइंदा खुसरो मुख्तियार जो है, जिनके कहने पे इधर आया था, वो पार्टी को मजबूत करेगा कि उनको जनूबी पंजाब के लोगों को मजबूत करेगा? यार भेजा था, मुझे ये बताएं। मलिक साहब आपने एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दिया। आपसे बहस ही नहीं कर सकते, वो कहने का मतलब है सही बता नहीं। आप बताएं, जो खुसरो मुख्तियार पे गंदम स्कैंडल था अरबों खरबों का, कुछ नहीं उसे कहा। अब उन्होंने अब जनूबी पंजाब का वो जिसने भेजा था उनको मजबूत करेगा कि पीटीआई को? साहब 100 बिलियन रुपीस के बारे में नैब मुल्तान ने कहा था कि ही नीड्स टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, जो खुसरो मुख्तियार साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ये नैब मुल्तान का केस आया था और हमने मेरे ख्याल में अपने शो में ही इसका जिक्र किया था। और इमरान खान की जाहिर है हम उसको तो नहीं, लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ यार, लगी दिल की इंसाफ भी तो किया करें ना कि ये 3.5 साल से हमारी हजामत कर रहे हैं, एक 35 साल से इस मुल्क की मैशत की हजामत कर रहे हैं, एंड दैट वी आर प्रेजेंटिंग एज अल्टरनेटिव कि ये आके तुम्हारी चूल्हे भी ठीक कर देंगे और तुम्हारी मैशत भी ठीक कर देंगे। और मैनू नहीं मकीमत बड़ी साहब, एक मेरी गल सुनो, मेरी आखिरी गल सुनो। मेरे एक दोस्त 5-7 पेशे नाकाम होकर हिकमत शुरू करती सी। मैं कहा शाह जी सुनाओ, कहने बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हुण तो मैं कैंसर नूं भी हथ पा लेना। वाकई ये बात बचाओ। आपके दोस्त नीम हकीम ने जो हिकमत की ना, उसने सही कहा, मैंने कैंसर को भी हथ पा लांगा। आजकल कैंसर तो ही हथ पे है। खैर ये जो तंजीम कर रहे हैं सारी तंजीमें खत्म कर दी हैं। कैंसर साहब आपने फरमाया अभी खुद कि इनके ऊपर नैब का इतना केस था, तो क्या ऐसे शख्स को ला के जो हमने तब्दीली के इमरान खान कौम को ख्वाब दिखाए थे कि मैं साफ सुथरा पाकिस्तान लाऊंगा, 2 नहीं 1, क्या आप समझते हैं वो डिलीवर कर पाया? ईमानदारी से बिल्कुल नहीं। मैं पुराने डाकुओं को कभी डिफेंड नहीं किया। मैंने कहा नवाज शरीफ से ना बात हो रही है ना होगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो जेल जाएंगे। डील का तासुर नवाज शरीफ की हद तक गलत दिया जा रहा है। शहबाज साहब से मामला चल रहे हैं। वो जो आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, 100 केसेस बड़े केसेस, ये जो नैब के जो नया कानून है उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं, बस एक फिक्र जो आपके लिए अच्छी खबर है। 2700 मुलजम जो है ना, 2700 मुलजमों को रिलीफ मिल जाएगा। आपको फिक्र उतार दे तो साहब भाई, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ एक दिन भी एफर्ट नहीं की गई मुखालफिन को कुचलने के लिए। आपको अगला सेगमेंट में इसमें हमने बात करनी है, लेकिन शेख रशीद साहब एक शॉर्ट और इमरान खान की ख्वाहिश थी कि ये जिन्होंने सब्सिडी भी ली चीनी चोरों ने, और चीनी भी यहीं रखी और आटा पे भी यही रखा, उसकी ख्वाहिश है कि इनको आइन और कानून के शिकंजे में पकड़े। लेकिन आइन और कानून के जो लवाजमात हैं, यहाँ माफियाज जो हैं इस मुल्क में, उनके रूट्स इतने लंबे हैं कि उन पर हाथ नहीं डाले जा सके। उन्होंने तो अपना काजी साहब मैं माफी चाहता हूँ यार, काजी साहब आप भी थोड़ा सा ना पुरानों ने करप्शन की। वजीर दाखिला कह रहा है माफिया के आगे वजीर आज़म बेबस है। इससे अच्छा तो पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर होता है, कम से कम डाक तो लोगों के घर पहुंचा देता है। अगर वो कह रहे हैं कि वजीर आज़म चाहते थे, और मैं भी कह रहा हूँ चाहते थे, अगर नाकाम हो गया, अगर मुल्क का वजीर आज़म बेबस है कि वो माफिया को नहीं कर सकता, तो मुझे बताया 22 करोड़ अवाम का क्या कसूर है? उनको किस बात की सजा दे रहे हो? अगर आप माफिया नहीं खत्म कर सकते, काजी शहीद का काम नहीं है माफिया खत्म करना, मलिक साहब का नहीं है। हम खबर दे सकते हैं माफिया हाक में वक्त है। काजी साहब ये काम कर शेख रशीद ने नवाज इमरान खान की नाकामी का एतराफ किया। नहीं, एक काम ये कर सकते हैं रशीद साहब, ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं कि हम काम कर सकते हैं। और ये एक और मैं आपको बात बताऊं, नहीं मैं आपको बताऊं, ये वजीर दाखिला कह रहा है आपका, आप तो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पाकिस्तान की तारीफ निकाल लें। ये मैं आपको फैक्ट बताने को, सबसे ज्यादा जो वफाकी वजीर है पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक, उसका नाम शेख रशीद है। 7 दफा वजीर है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में माफिया ताकतवर है। इमरान खान के फेलियर्स और शेख रशीद के फेलियर्स का जवाब वो खुद देंगे। बात यह है कि जब आपका इलेक्ट्रल सिस्टम बुनियादी इस पे करता है कि आपके पास 15-20 करोड़ रुपया फालतू हो, आप 2-2 हज़ार के वोट खरीदें, ठीक है, और उनके खिलाफ पीएम जाएगा, तो निजाम जिम्मेदार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जो है आके हम तनकीद शुरू कर देते हैं, ओहो ये हो गया, शाम को वही बैठ के जो है 2-2 हज़ार रुपए बांट रहे होते हैं लोगों में। किन्ने नहीं बनाना? नवाज जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, 3 दफा रहे, गुनाह है, उसका भी गुनाह क्या किया, उसका भी गुनाह है। अच्छा मलिक काजी साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। हम सारे ही बुरे हैं क्योंकि हम करप्शन, ये जो वज़ीर आज़म कोई भी आता है, उसका नाम नवाज शरीफ हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, ज़फ़रुल्लाह जमाली हो, या मोहतरम इमरान खान साहब हो, ये किस बात का ओथ लेते हैं? पैसे बांटने का कि अवाम की जानो माल की हिफाजत और आइन की पासदारी करने का ओथ किस बात का लेते हैं? मैं आज आपसे एक और बात कर रहा हूँ।
मैं बात ये कर रहा हूं कि आप जब कोई बंदा ताले आजमा आइन तोड़ता है तो आर्टिकल 6 मुतारक हो जाती है। जब एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं इस मुल्क की सारी अमानतें जो हैं वो उस पर ख़यानत नहीं करूंगा, तब आइन नहीं टूटता। और वो तो गलत हुआ, उसके खिलाफ हम लड़े, अंदर भी गए हम। मुझे ये बताएं कि जो हमारे लीडर थे उन्होंने हमारे साथ क्या किया? भट्टी साहब, मलिक साहब, मैं आपसे ये सवाल बताऊँ, पैसे बांटते हैं, गलत करते हैं, लेकिन जो मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी हो, हम एक नाम नहीं लेते, हमारे लिए हर सियासतदान काबिल एहतराम है, ओथ लेता है मेरी आपकी 20 करोड़ आवाम को 38 हुकूक है मेरे देने के, इनको रोज़गार दे, तालीम दे, सेहत दे, इंसाफ दे। वो अपने ओथ की वायलेशन करता है तो मैं उसकी बात पे क्या एतबार करूं? मेरा फिर मुल्ज़म कौन है? वो देखें, आपने जो बात की ना, कानूनी, इखलाकी, आईनी, हर एतबार से ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। और मैं अब एक फिक्रा से कहूं, हमने उसको 32 मिनिस्ट्रीज और 7,000 अरब रुपया दिया है। ये कोई आसान नहीं है, 7,000 अरब लेते हैं ये रियासत चलाओ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब और मलिक साहब, ये कल तो पास होना था मिनी बजट, अब कल नहीं होगा, बुध को होगा, गोया एक दिन आगे चला गया। इसकी कोई खास वजह है? हाँ सब, एक तो हुकूमत के मुंह में कोड़ की ली आ गई है, ना खाने जोगी ना निकालने जोगी। एक तो उन्हें खदशा है अपोजिशन, इत्तेहादी जमातें साथ ना दें, लेकिन खैर IMF से ये एग्रीमेंट हुआ है, मेरा हाल है साइन करवा लेंगे जिन्होंने भी करवाना है। तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम बेचारी के लिए ये है, ये नहीं करते तब भी मुसीबत में फंसते हैं, करते हैं तो महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो मेरा आपका इशू है, रोज आ रहा है। नहीं काजी साहब देखें, फिर खुदा का वास्ता है, एक चीज़ ग्रोसरी आज आप 15,000 की ले रहे हैं, अगले महीने जब आपको 30,000 की देना पड़ेगी तो 90% लोग निकल आएंगे घरों से। ये मिनी बजट नहीं, ये मिनी एटम बम गिरेगा 98% लोगों के घरों में। मैं हाकिम वक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं 2 या 3% जो इस मुल्क के लुटेरे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं इस मुल्क की जो 95% पॉपुलेशन, उनके घर एटम बम गिरेगा। काजी साहब उनका सोचे, इनको कुछ नहीं करता। मिनी बजट ये दे देंगे, मैं 750 एकड़ में रहता हूँ, जाती उमरा यहाँ बनी गाला 350 एकड़ में, मुझे बताएं मेरी तरफ से जितने मर्जी मिनी बजट ले। मैं मलिक साहब देखें, ये बुनियादी इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुनियादी इशू महंगाई और लोगों के राइट्स हैं। अब इस राइट से ना हमारी अपोजिशन के जो बिलियनर्स हैं, जो ओलिगार्क्स हैं, जो नोटों से लदे हैं, एक तो उनका मसला नहीं है, दूसरा अवाम उनके पीछे बाहर आने पे तैयार ही नहीं। इतनी बदनसीबी है हमारी कि कोई अपोजिशन ही नहीं हमारी, हमें कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। ये असल बात है, यही मैंने आज पॉइंट दिया आपको। चारों जमातों का मेरा एक ही पॉइंट था कि चारों का जो सिमत है वो अवाम नहीं है, मसाइल नहीं है। अब छोटी सी मैं आज आपको हुकूमत की इन्फॉर्मेशन देने लगूँ, ये सरकारी इन्फॉर्मेशन, हुकूमत ने खुद जो आज इन्फॉर्मेशन दी उसमें कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड डॉलर कम हुआ है। मैं आसान जुबान में बात कर रहा हूँ, खुद मानने हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी इस मुल्क में कम हुई है। अब आप चाहे इसको कैपिटलिज्म में तनकीद करें, गैर मुल्की सरमायाकारी कम होने का मतलब है जॉब्स आपकी कम हुई है। खुद मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इजाफा हुआ है। अगर हमने 1 रुपया की एक्सपोर्ट बढ़ाई है ना, ये सुन लें, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट की बात करो, 1 रुपया की बढ़ाई है तो 4 रुपये इंपोर्ट से बढ़ गया, यानी कि 1 रुपया डॉलर एक कमाया तो $4 पे खर्चा उधर चला गया। इसीलिए जो डॉलर 180 से ऊपर जो गया उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट्स आपकी अनबिलीवेबली इतनी ज़्यादा हो गई है कि 30 से 40 बिलियन डॉलर का वहाँ डेफिसिट आ रहा है। अब मेरा आपसे पॉइंट सिंपली है, अगर आप परसों ये बिल नहीं मंजूर कराते तो डेमोक्रेटिकली अच्छा है मुल्क जो मर्जी निज़ाम के, आप ऐसी हुकूमत से कि आप अक्सरियत नहीं साबित कर सके। जिस दिन आपने ये बिल मंजूर करा लिया, अब आवाम के पास गए 500 अरब से, जब आवाम ने आपका गिरेबान पकड़ा, लास्ट ईयर है, इत्तेहादी सारे ये रो रहे हैं कि यार सारी कार्रवाई हम पे पड़ जानी है कि हम महंगाई के आपके साथ हैं। भट्टी साहब वाला आर्गूमेंट है कि इत्तेहादी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, अगर उनको कहीं दाएँ बाएँ से डंडा सोटा ना आया तो मेरा नहीं ख्याल ये पास हो सकता बिल। जी देखिए, इस बिल को PTI भी नहीं मंजूर करवाना चाह रही, मैं जो ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं है, ये कड़वी गोली इन्हें खानी पड़ेगी। अब मैं एक खबर दे दूं कि बाज जमहूरियत के चैंपियन फिर ताकतवरों के पाँव पकड़े हैं, मिनी बजट जो सानू पढ़ाओ उसी पास नहीं करा सकते, कोई ना कोई टेलीफोन करो।
बस इससे आगे कुछ नहीं करना। सारा कुछ तो बता दिया। तो मैं क्यों दसा पागल है यार, मैंने कुर्बानी का यही कहा कि ये पास हो तब अजाब है, ये फेल हो तब अजाब है। मतलब आगे यार लास्ट ईयर आपका इलेक्शन ईयर है, अब इमरान खान साहब फिर अगले महीने आ रहे हैं लाहौर में, हर वक्त आगे कहीं वो सेफ कार्ड की इफ्तिताह कर रहे हैं। इमरान खान साहब कमो बेशतर सैकड़ों दफा लाहौर आए हैं, लाहौर उनका 100 दफा आए वजीर आज़म। यहाँ पैदावार है लाहौरी है वो नवाज शरीफ। आज तक उनके लाहौर में आने के आके रहने के जाने के बाद अवाम की बिजली कहीं सस्ती हुई नहीं, पेट्रोल सस्ता हुआ, इंसाफ मिलना शुरू हुआ, कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हुई, गंदुम वाले हुई, आईपीपी के खिलाफ कार्रवाई हुई, नैब सीधे रास्ते पे चला, अदारा सीधे रास्ते पे कोई चला, कोई उनकी बात एक तो फिर दे देना। आज मेरे पास जो खबर आई है कुछ 4 अरब रुपए की DHA में और दाएं बाएं प्रॉपर्टियां जो हैं बाजियाब करवाई गई। बड़ी बात है, मुबारक, बहुत अच्छी खबर है। उसमें जो आदमी किससे कराई है DHA में, ये कहानी फिर सही किसी रेड लाइन क्रॉस ना करया करो। इसके अलावा भी कहीं मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो खरबपति हो गए हैं, अरब नहीं, अरब लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ नहीं, काजी साहब ये इधर उधर जंगलात की जमीन दाएं बाएं लेके असल कब्जा माफिया, याद रखने कोई भी कब्जा ग्रुप दुनिया में आला सरपरस्ती और पुलिस की सरपरस्ती के बगैर किसी की 1 इंच दीवार नहीं ले सकता। ये आज बात लिख के रख ले, मेरा पूरी जिंदगी का तजर्बा है। बटी साहब आपका एक फेवरेट टॉपिक है वो, सॉरी मैंने पहले भी बात की थी, 100 बड़े केसेस, उसमें सारे हमारे यार दोस्त आते हैं, बड़े बड़े ये वजीर आजम सदर वगैरह, आप समझ गए 100 केसेस हो गए, 2700 लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। तो किधर गया हमारा वो यार, एक मुझे बात का जवाब दें। मैंने रिलीफ लिया है। अच्छा कई सब आप कह रहे हैं ना 400 450 कनाल जितनी भी, मुझे बताएं इमरान खान साहब ने कमो बेशतर 100 बयान दिए, चलो उनकी अपने बेनोई की जगह थी, वो उस पे तो उसमें IG बदल दिया उन्होंने। तो जो गरीब आदमी है, कितने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ लाहौर में कार्रवाई हुई, उनके नाम बताएं, चले गिनती करते हैं। आज मैं अपनी सलाह करूंगा, कुछ नहीं हुआ। देखें वो खुद मेरा वजीर आज़म कहते हैं कि कब्जा माफिया को नहीं छोड़ूंगा। मैं नाम गिनने लगाऊं, हर एक का बेनोई, हर एक का रिश्तेदार वजीर आज़म नहीं होता, उसकी तो प्लाट मिल गया होगा। बाकी कितने कब्जा ग्रुप अंदर हुए हैं, लाहौर में ले लेते हैं, चलो कुछ भी नहीं सर। तो मैं गिन रहा हूँ यार, ना ही 10 15 सारी उम्र ही तो मैं अंदर नहीं होया। बटी साहब आपने छोड़ दिया कब्जा करना। लेकिन यार एक बात मुझे बताएं, जिस वक्त ये तरमीम नहीं आई थी तो सारी अपोजिशन कह रही थी इसकी वजह से काम बंद है, ना कोई ठेका हो रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट काम करता है, और जे उन्होंने कानून कर देता है तो जनाब हो इसमें से इतने बंदे निकल जाएंगे। मतलब हमने हर कीमत पे अटैक किया। आप सबसे देखो ना, मैं तो ये आपने कहा है यार, बटी साहब मुझे बताएं ना, आप कहते हैं जब सारे काम रुके हुए हैं, नैब की वजह से सुबह सूरज नहीं निकलेगा। मुझे बताएं ना, मैं आपसे आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं आपकी सारी उम्र के खिलाफ धड़ा ही छड़ना। काजी साहब देखे, आपने हमेशा देखे, हम भी हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि इसको पकड़ो, हम कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए। ये NRO किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए तो दूसरे की क्या बात। आपको ये ऑर्डिनेंस पसंद आया, आप समझते हैं? मुझे नहीं पसंद आया, मुझे तो ये निजाम ही नहीं पसंद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब सारे आपके आर्ग्यूमेंट निकलते हैं ना, मुझे क्यों निकाला, वो सारे बोधे और भदे और 2 नंबर हो जाते हैं। वो आर्गुमेंट तो फिर आ गया, अगर नवाज को निकाल के हमने 2700 बंदे को रिलीफ 2700 बंदे को रिलीफ मिला है, इसने अवाम का पैसा खाया है। काजी साहब, इसने अवाम का पैसा खाया। आपके दुख में बराबर मेरा कोई दुख नहीं है, आपको बड़ी तकलीफ हुई है इस बात की। मलक साहब मैं कह रहा हूँ, इन्होंने 27 दिसंबर पे आना पड़ेगा, हुकूमत के खरबों रुपए अवाम के कमाए। बिल्कुल ऐसे इन्हें कोई एक बंदा एक कानून ला के कैसे फेयर दे सकता है? ये अवाम के हुकूक पे डाका नहीं। अच्छा बड़ी साहब, मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। मेरी मुलाकात हुई। अच्छा तो ये वाकया दोबारा सुनाओ, हकीम वाला बड़ा खूबसूरत वाकया। सिर्फ नहीं ये बड़ा मजेदार, आधा सेकंड का सिर्फ मैं तड़मिता कर। हकीम साहब कहते थे कि जी मैंने हुकूमत शुरू की है, हुण तो मैं कैंसर नु हथ पा नहीं, की कहते पहले कुछ नहीं सी करते, फिर अचानक कई जगह नाकाम हो चुके सन, अगला वाकया मेरे कई दफा पे नाकाम हो गए। अगला वाकया रहमान मलिक साहब से मेरी मुलाकात कुछ अहम लोगों के साथ हुई जब वो वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने बड़े शौक से मुझे बताया कि जनाब हमने बेनज़ीर के तमाम कातिल पकड़ लिए और हमने बिल्कुल खुरे तक पहुंच गए हैं और हम जो है वो बैतुल्लाह महसूद की कब्र तक सबको ले गए। वाह वाह। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया जिसको उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मैं क्या इस ताकत में आने की क्या एक शर्त ये भी तो नहीं थी कहीं, खुदा न खास्ता
कि उस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शफाफ उनकी जो असैसिनेशन और शहादत है उसकी शफाफ जो है वो तफ्तीश नहीं करेगी ये पार्टी, तो इसका उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल जवाब नहीं दिया। मैं क्योंकि बेनज़ीर साहब के बड़ी मुझे उनसे मिल उनके एक एक विटनेस को मार दिया गया चुन चुन के। किसने मरवाया? खालिद शहनशाह को, उसके मिल को किसने मरवाया? सिर्फ आप उनके कातिल ढूंढ ले, बेनज़ीर का कातिल नजर आ जाए। मैं खबर दे रहा हूँ कि मैं रेफरेंस से हट रहा हूँ। आई एम सॉरी, आपने जो बात की थी ना नैब की, 1300 अरब रुपए के केसेस चल रहे हैं, 1300 अरब रुपए के, 500 अरब के लिए टैक्स के लिए हम पूरा पाकिस्तान के लिए चीन 1300 अरब के क्लोजिंग है। सिर्फ 1300 अरब में इतना बता दें कि शायद खर्च हुए हैं। चलें, इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।